नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बात राजनीति से थोड़ा हटकर दो विषयों पर करनी है। पहला विषय है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई उसको लेकर के, और दूसरा विषय है जो अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे उनको वापस भेजे जाने का मसला है। तो पहले बात भगदड़ पर कर लेते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई परसों रात में, उसमें अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भगदड़ क्यों हुई। जो लगातार अलग अलग वर्जन आ रहे हैं न्यूज चैनल्स पर, एजेंसीज के द्वारा या जो तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा, वो ये है कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म चेंज होने का अनाउंसमेंट किया गया, जबकि रेलवे का कहना है कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट रेलवे की तरफ से नहीं किया गया था। अब इसमें जो अलग अलग तर्क आ रहे हैं कि एक तो ये बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना होने वाली थी। उसी बीच किसी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। मैं कल न्यूज़ 24 देख रहा था, तो उसमें जो उन्होंने बताया, तो उनका कहना ये है कि जिस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, उसी समय अनाउंसमेंट होता है कि भुवनेश्वर राजधानी, जो कि प्रयागराज होकर के निकलती है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। और इस अनाउंसमेंट के बाद लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भाग खड़े हुए। अगर ये बात सच है तो मुझे लगता है कि इसमें ना तो रेलवे की गलती है, ना प्रशासन की गलती है। ये गलती सिर्फ और सिर्फ उस भीड़ की है जो बिना सोचे समझे कहीं भी भाग खड़े होते हैं। एक नॉर्मल ट्रेंड होता है जब आप स्टेशन पर जाते हैं कि कोई ट्रेन अगर कहीं से चलती है और कहीं जाती है, तो उसको बताया जाता है कि ये ट्रेन फला स्टेशन से चल के वाया फला फला स्टेशन, जो उसका डेस्टिनेशन होता है, वहां जाती है। अब जैसे कि अगर भुवनेश्वर राजधानी की बात करें, तो उन्होंने अनाउंसमेंट जो एक सेट पैटर्न होता है, वो ये होता है कि ट्रेन नंबर फला फला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलकर कानपुर प्रयागराज के रास्ते भुवनेश्वर को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। तो अगर ये अनाउंसमेंट किया गया, तो पहली चीज तो ये कि राजधानी एक्सप्रेस, जो कि 100% रिजर्व ट्रेन होती है, और कोई भी पैसेंजर, नॉट अ सिंगल पैसेंजर कैन बोर्ड ऑन द ट्रेन विदाउट टिकट और इन वेटिंग टिकट। अब आप सोचिए कि जिस ट्रेन में कोई वेटिंग टिकट लेकर के भी बोर्ड नहीं कर सकता है, उस ट्रेन के लिए अगर लोग भाग खड़े हों, तो इसमें गलती किसकी है? आप, अगर आपके पास राजधानी का टिकट है तो आप राजधानी के लिए जाएंगे ना। अगर आप राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन को भी मालगाड़ी बना देंगे या पैसेंजर ट्रेन बना देंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो इसमें रेलवे की गलती नहीं, अगर यही सत्य घटना है तो। रेलवे प्रशासन की यह गलती मानी जा सकती है कि रेलवे स्टेशन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, तो उनको अतिरिक्त ट्रेनों की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए थी, जबकि रेलवे ने बहुत सारे रैक्स अवेलेबल करा रखे थे। कुंभ के बीच में, जब से कुंभ शुरू हुआ है, मेरा रेलवे से कई जगह आना जाना हुआ है, तो मैंने ये देखा है कि ज्यादातर स्टेशनों पर एक रैक खड़ा हुआ है। खासतौर से ऐसे दिनों में जब ये जिसे अमृत स्नान कहा गया, जैसे शाही स्नान कहते हैं, शाही स्नान वगैरह नहीं थे, तो उस समय उतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी, तो ज्यादातर स्टेशनों पर कोई ना कोई एक रैक खड़ा हुआ था, और बड़े बड़े स्टेशनों पर कई कई रैक खड़े हुए थे। जैसे अगर कानपुर की बात करूं, तो कानपुर में मुझे लगता है कि 10-12 रैक परमानेंट खड़े रहते थे, उनके वॉशिंग लाइन है या अन्य कहीं शेड है वहां पर। मेरा जाना हुआ इटावा की तरफ, तो मैंने देखा कानपुर में तो खड़े हुए हैं, कानपुर सेंट्रल के आसपास खड़े हुए हैं। गोविंदपुरी में जहां मालगाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहां पे 2-3-4 रैक मैंने खड़े देखे। एक रैक मैंने, छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं जहां पे ट्रेनें बहुत ज्यादा नहीं रुकती, केवल पैसेंजर ट्रेन रुकती हैं, तो वहां पर मैंने देखा। भावपुर स्टेशन पड़ता, वहां खड़ा देखा। मैथा स्टेशन पड़ता, वहां खड़ा देखा। अंबियापुर स्टेशन पड़ता, वहां पे खड़ा देखा। इवन रूरा में भी एक रैक खड़ा हुआ था। और रेलवे ने इस तरह की व्यवस्था की हुई है कि जो रैक खड़े हैं उनमें दोनों तरफ इंजन लगाए हुए, ताकि जब वो चलाए जाएं
तो ये ना हो कि इंजन इधर से निकाल के उधर लगाना है तो उसमें 20-25 मिनट आधा घंटा जो टाइम लगता है वो लगे। उन्होंने कहा नहीं, पहले से आप दो इंजन लगा दीजिए दोनों तरफ। और जो ईएमयू डीएमयू डीएमयू तो खैर चलते नहीं है, जो ईएमयू चल रहे हैं तो ईएमयू में तो आप जानते हैं कि दोनों तरफ इंजन होते ही है। सारी व्यवस्थाएं रेलवे ने की हुई है, लेकिन अगर अधिकारी वक्त को देखते हुए और पब्लिक के प्रेशर को देखते हुए उन ट्रेनों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें मिनिस्टर की गलती नहीं है, इसमें गलती उन अधिकारियों की है जो उनको समय से चला नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस स्तर पर भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई और उसे मैनेज नहीं किया जा सका, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो जो कंट्रोलर वहां का है उससे लेकर के स्टेशन मास्टर तक, और जो रेलवे में पुलिस स्टाफ होता है, वो आरपीएफ का हो या जीआरपी हो, जो भी हो, जो रेलवे पुलिस स्टाफ है उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है तो ये आरपीएफ की और जीआरपी की जिम्मेदारी होती है कि वो क्राउड मैनेज कराए। अगर कोई ट्रेन आकर के, स्पेशल ट्रेन हो या नॉर्मल ट्रेन हो, अगर वो आकर के किसी प्लेटफॉर्म पर लग रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप रस्सियां बांधिए और लोगों को लाइन से लगवा करके तब उसमें एंट्री कराइए। ये जिम्मेदारी रेलवे पुलिस की होती है। तो मुझको लगता है कि ये जो भगदड़ हुई है, ये भगदड़ जो एक अराजक प्रवृत्ति होती है हम लोगों की, खासतौर से उस स्थिति में जब हम एक भीड़ बन जाते हैं कहीं भी, उसके चलते हुई है। लोगों ने अलग अलग चीजें बताई हैं, तो मैं अभी न्यूज 24 की बात इसलिए कर रहा था कि उन्होंने बहुत मतलब ये कहा कि ऑथेंटिक न्यूज ये है। तो अगर ऑथेंटिक ये है तो इसमें तो मैं कहूंगा रेलवे की भी गलती नहीं है। जब आप एक स्पेशल ट्रेन के पास खड़े हुए हैं और स्पेशल ट्रेन उसका रैक खड़ा हुआ है, वो जाने को तैयार है, और एक नई ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है और आप भाग खड़े होते हैं, तो ये सरासर गलत है। और बड़ी बात यह है कि मुझको लगता है कि जो लोग मरे हैं इसमें, उसमें कुंभ जाने वालों की संख्या कम है, बल्कि उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो किसी अन्य गंतव्य पर जाने के लिए आए थे, क्योंकि उसमें कई लोग बिहार के हैं जो जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए हैं। तो इससे दो सबक मिलते हैं। एक, प्रशासन के लिए कि प्रशासन को त्वरित निर्णय लेने की क्षमता प्रशासन के पास होनी चाहिए। अगर वो त्वरित निर्णय नहीं ले पाते हैं तो फिर उनको ड्यूटी से ही हटा देना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां का जो रेलवे कंट्रोलर जो होता है, जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। स्टेशन मास्टर की भी काफी हद तक गलती है अगर कोई प्लेटफॉर्म चेंज किया गया है तो। और सबसे ज्यादा गलती जो कमी है वो है जो वहां का पुलिस प्रशासन था, चाहे वो आरपीएफ का हो और चाहे जीआरपी का हो, उन लोगों की। अब दूसरा विषय है कि जो लोग इलीगली भारत से अमेरिका जाने की सोचते हैं और अमेरिका में जाकर के पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद उनको वहां से डिपोर्ट किया जाता है, उन लोगों के लिए। आज सुबह ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक जितेंद्र करके कोई व्यक्ति था, उसका लड़का है 23 साल का, 12 तक पढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट तक पढ़ा हुआ है। उसने तय किया कि वो भारत में उसे काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो 50 लाख रुपए की व्यवस्था करके एक एजेंट को 50 लाख रुपए देगा और इसके बाद वो अमेरिका में जाकर के कोई व्यापार व्यापार क्या मतलब कोई भी धंधा वहां पे जाके करेगा। पहली चीज तो ये कि एक 12 पास स्टूडेंट अगर वो ये सोचता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको लाखों की नौकरी चाहिए, तो वो भारत में क्या दुनिया के किसी देश में नहीं मिलने वाली। या तो आपके पास इतना टैलेंट हो कि आप अपने टैलेंट के दम पर कुछ कर लें और लाखों कमा लें तो बात अलग है, लेकिन इंटरमीडिएट पास कोई व्यक्ति लाखों रुपए की नौकरी की उम्मीद करे, यही अपने आप में एक पागलपन है। इंटरमीडिएट पास लड़कों को 10,000 की नौकरी नहीं मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ जहां पर एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट होती है 10+2, वहां पर उनकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो 18,000 समथिंग होती है। अगर गवर्नमेंट में आपको जॉब मिल जाए, और गवर्नमेंट में जॉब मिलने के लिए आपके पास पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, आपका जो ज्ञान है वो पर्याप्त होना चाहिए, भले ही आपके पास सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का होता है। अब उस आदमी ने बताया कि उसने कुछ खेती बेची, 25 लाख रुपए उससे मिले उसको, उसकी दो बहनें थी,
संभवतः शादीशुदा होंगी, तो उन शादीशुदा बहनों के गहने बेचे, दोनों के, और 50 लाख रुपए उसने इकट्ठा किए। इसके बाद हरियाणा का कोई एजेंट था, उसके मित्र का जानने वाला, उसके माध्यम से उस एजेंट को 50 लाख रुपए दिए और वो इलीगल रास्तों से उसको लेकर के गया। बड़ी बात यह है कि उस एजेंट ने उसको बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करवाया, कि अमेरिका के बॉर्डर को क्रॉस करा करके अमेरिका के अंदर कहीं छुड़वा देता। वो उसको टालता रहा। तो उसका ये कहना है कि वो पनामा लेके गया, उसके बाद वहां से ब्राजील लेकर के गया, ब्राजील से फिर जो रोड के रास्ते थे उनके थ्रू कहीं लेकर के गया, और अमेरिकी बॉर्डर को उसने पार नहीं करवाया, टालता रहा। और जब उन लोगों ने खुद पार करने की कोशिश की, तो जैसे ही अमेरिका के बॉर्डर में एंटर हुए, वैसे ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी गिरफ्तार किया गया और उसका वो दोस्त भी गिरफ्तार किया गया, जिसने पैसे दिलवाए थे, वो भी जा रहा था। जो भयावह बातें उसने बताई कि जिन पैदल रास्तों से, जिन जंगलों से होकर के वो गुजरे, वहां पर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, आदमियों की, और वो सड़ रही हैं, उनमें कीड़े लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि 50 लाख रुपए एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। जो आदमी 50 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके इलीगली किसी देश में जाना चाहता है वो भारत में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा करके कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता जिससे उसको 1000-1500 रुपए का की रोज की आमदनी संभव हो सके। भारत में अगर वो रहेगा तो उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी इंटर पास करने के बाद, वो भी लाखों की, क्योंकि अमेरिका में वो लाखों कमाने के सपने देख रहा है। टैलेंट उसके पास कोई है नहीं, तो लीगली वो जा नहीं सकता, तो वो इलीगली जाएगा। अब आप सोचिए कि जब आप किसी देश में इलीगल एंट्री करेंगे, तो पहले तो जैसे ही आप उनकी निगाह में आ जाएंगे तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा, जो डिटेंशन सेंटर होते हैं उनमें डाल देगा। और अगर आप बच भी गए तो किसी देश में आपको नौकरी तो मिलनी नहीं है, गवर्नमेंट तो मिलनी ही नहीं है, प्राइवेट भी नहीं मिलनी। भाई प्राइवेट भी वो देंगे तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ना, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी सिटीजनशिप क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हर देश में मांगे जाते होंगे। तो जॉब तो आपको मिलने से रही। आप प्राइवेट में आप क्या जॉब करेंगे? या तो आप किसी दुकान में लेबर का काम करने लगे, जैसे अपने यहाँ कोई कपड़े की दुकान होती है, कोई मोबाइल की दुकान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसमें कोई आपको रख ले कि चलो काम करते रहो, कस्टमर आए तो माल निकाल के दिखा दो, अंदर रख दो, इस टाइप का जो अपने यहाँ होता है, उसी टाइप का कोई बिजनेस वहां मिल जाएगा। या फिर आप वहां पे फिर कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे, और या तो आप ट्रक चलाएंगे, टैक्सी चलाएंगे, इस टाइप का कुछ करेंगे। कोई बड़ी कंपनी होगी जो टैक्सी चलवाती होगी, जो 100-200 टैक्सियों का मालिक होगा, तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं, आप इलीगली गए हो, आप डॉक्यूमेंट दोगे कहां से? तो वो तो आपको जॉब देने से रहा। तो इसका मतलब ये कि फिर आप वहां पर कोई तिकड़म भिड़ाएंगे, यानी कि एक अतिरिक्त इलीगल काम करेंगे, तब जाके आपके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था हो पाएगी। या फिर आप जाते ही वहां पर किसी इलीगल काम में ही लग जाएंगे, आप ड्रग्स बेचेंगे, आप हथियार बेचेंगे, इस टाइप के कामों में लगेंगे, क्योंकि यही काम आपसे करवाए जा सकते हैं फिर। तो एक तो आप इलीगली जाते हो किसी देश में, इसके बाद उस देश में जाकर के मैक्सिमम चांस इस बात के होते हैं कि आप कोई ना कोई लीगल काम करोगे, और जब पकड़े जाओगे तो फिर आप ये भी कहोगे कि हमारा सम्मान नहीं किया। भाई सम्मान के लिए आप राजा महाराजा हो, आप नोबेल प्राइज विनर हो, क्या हो आप? आपको आपका सम्मान किस लिए होना चाहिए? आप चोरी से किसी के घर में घुसेंगे और आप सोचेंगे कि वो आपका सम्मान करे, वो आपको पकड़ के मारेगा कि आपका सम्मान करेगा? भाई हमारे घर में कोई चोरी से घुस आए तो हम उसे क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। तो आप किसी देश में चोरी से घुसे तो आप क्या हुए? चोर हुए। और चोर का सम्मान कैसे किया जाता है तो सबको पता है। जो सिख भारत में अगर उसके जो पहचान चिन्ह है, जैसे पगड़ी हो गई, कटार हो गई, इस टाइप की जो चीजें हैं, जो उनके वो 5 चीजें कही जाती हैं, उस टाइप की चीजें हैं, तो उनको लेकर के अगर कोई एक कमेंट भी कर दे तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। उसकी पगड़ी, जो जितेंद्र ने बताया कि उसकी उसके पूरे कपड़े उतरवाए, सारी चीजें जो उसके पास थी वो उन्होंने ले ली, और पगड़ी भी उतरवाई,
पगड़ी उतार के उसने टेबल पर रखी, और जब उन्होंने आगे उसको बढ़ने को कहा, अरेस्ट तो उन्होंने कर ही लिया था, जब आगे बढ़ने को कहा तो जैसे पगड़ी उठाने लगा तो उसको पगड़ी को उठा के उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। अब आप सोचिए कि जिस चीज को लेकर के आप इतना महत्व देते हैं कि पगड़ी के लिए कोई कमेंट तक नहीं कर सकता, उस पगड़ी को डस्टबिन में फेंक दिया गया। तो क्या इसीलिए आप जाते हैं विदेश? अगर आपको विदेश जाना है तो अपने अंदर कुछ टैलेंट पैदा कीजिए, उस टैलेंट के आधार पर जाइए, प्रॉपर वीजा लेकर के जाइए। वीजा लेकर के अगर जाते तो शायद इतना खर्चा भी नहीं आता। आप 50 लाख रुपए आपने इलीगली किसी को दे दिया और वहां जाकर के अरेस्ट हो गए, वहां पर कई दिनों तक आप अरेस्ट रहे। उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ लोग ये हंगामा करते हैं सरकार की गलती। भाई बताइए इसमें सरकार की क्या गलती? क्या सरकार आपसे कहती है? आप सरकार से पूछ के गए थे? जब आप 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकते हैं भारत में 50 लाख रुपए की अगर कोई आदमी व्यवस्था कर सकता है तो वो कोई भी धंधा बिजनेस कर सकता है। 50 लाख रुपए में आप 6-7 गाड़ियां खरीद सकते थे, अच्छी खासी कारें, जिनको आप टैक्सी के रूप में चलवा सकते हैं। और अगर प्रति टैक्सी आपको 500 रुपए भी पर डे का मिलता है, मिलेगा तो ज्यादा है, लेकिन अगर 500 रुपए भी आपको पर डे का मिलता है, आपने मान लीजिए 8 खरीद लिए, तो 4000 रुपए रोज आप कमा सकते हैं। ये 50 लाख तो आपके टोटल पानी में चले गए, जिंदगी बर्बाद हो गई वो अलग से। तो मुझे तो लगता है कि भारत सरकार को एक नया कानून बनाना चाहिए इस विषय पर कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से किसी दूसरे देश में जाता है और वहां पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको डिपोर्ट करके वापस भारत लाया जाता है, तो उसके ऊपर भारत में भी केस चलाया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा या उसको जुर्माना किया जाएगा, सजा दी जाएगी, कुछ भी। अन्यथा लोग ये मानने वाले नहीं है। आज ये चीजें हाईलाइट हो गई, कितने समय से चल रहा है, हर साल हजारों लोग आते हैं वापस, खासतौर से अमेरिका से। और अब जब से ट्रंप आए हैं तो ट्रंप ने तो बिल्कुल स्पष्ट घोषणा की हुई है कि किसी भी देश के जो इलीगल नागरिक हमारे यहाँ रह रहे हैं हम उनको निकालेंगे, वो चाहे जहां के हों। तो उसमें भारत कोई अपवाद नहीं है। जिस देश के ज्यादा होंगे उस देश के ज्यादा निकाले जाएंगे, जिस देश के कम होंगे उस देश के कम निकाले जाएंगे। जो आदमी कनाडा के, पनामा के, ब्राजील के इन लोगों को रखने को तैयार नहीं है तो भारत के लोगों को क्यों रखेगा? जबकि बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहां जिनके लिए वीजा भी नहीं लगता। अगर उन देशों का पासपोर्ट है तो आप जाइए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप जाइए तो वहां के निवासी हो जाइए जाकर के। अगर वहां का आपको निवासी होना है, वहां की नागरिकता लेनी है, वहां काम करना है, तो आपको लीगल तरीके से करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोगों को इस विषय में ज्यादा जागरूक होना चाहिए और खासतौर से पेरेंट्स को बच्चों की जिद में ना आए। अगर भेजना ही है तो पूरी तरह से लीगल तरीके से भेजें, इलीगली भेजने की कोशिश कतई ना करें। और जिस तरीके से ये एजेंट्स को पैसे देकर के जाते हैं, ये तो अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा कतई ना करें। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।